हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा 10वीं कक्षा का संस्कृत भाषा का जो प्रश्न पत्र है उसके स्वरूप में इस बार यानी कि 2020-21 में कुछ परिवर्तन किया गया है। वह 2 भागों में विभक्त है, अ भाग बहुविकल्पात्मक और आ भाग वर्णात्मक। हम अपनी इस कक्षा में अ भाग की चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में व्यंजन संधि के विषय में चर्चा की थी। अपनी इस कक्षा में हम विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में केवल 2 संधि संस्कृत में रखी गई हैं, वो है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी अपनी पिछली कक्षा में। अपनी इस कक्षा में हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तक से कुछ वाक्यों को उदाहरण स्वरूप यहाँ पर देखेंगे और जानेंगे। विसर्ग संधि के वो कौन से नियम हैं जो इस बार हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, उन पर हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे और उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक शेमुशी से वाक्यों को लेकर उदाहरण स्वरूप जो है हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देंगे। अपना विषय आरंभ करने से पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं, जिससे उनको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बच्चों, आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यदि अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप उन दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ उठा सके। तो चलिए बेटा, अपनी आज की कक्षा शुरू करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे विसर्ग संधि और हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुशी में विसर्ग संधि के जो उदाहरण हमें मिलते हैं पाठों के अंतर्गत उनको भी जानेंगे। क्योंकि जो हमारा प्रश्न पत्र है उसमें जो संधि के वाक्य हमें करने के लिए दिए जाते हैं, ये सभी वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित होते हैं। तो चलिए बेटा, सीखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के 2 नियम हमारे पाठ्यक्रम में निश्चित किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। पहला नियम है विसर्ग के स्थान पर ओ और दूसरा है विसर्ग के स्थान पर स, श, श। ये 2 नियम इस बार निर्धारित किए गए हैं जिनके आधार पर हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। अब हम इन दोनों नियमों को जानते हैं कि ये क्या नियम है और किस प्रकार से इन नियमों के द्वारा संधि या संधि विच्छेद किया जाता है। हमारा पहला नियम है विसर्ग के स्थान पर ओ। यदि प्लस से पहले, ध्यान दीजिएगा बेटा, यदि प्लस से पहले अ और विसर्ग, यहां पर ये अ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शब्द का जो अंत होगा वो किस स्वर से होना चाहिए? अ से, अ स्वर से। यदि प्लस से पहले अ और विसर्ग है और प्लस के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है। प्लस के बाद क्या कंडीशन है, क्या परिस्थिति है? प्लस के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है, या फिर य, र, ल, व, ह, ये है तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। प्लस से पहले अ और विसर्ग है, प्लस के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है, या फिर य, र, ल, व, ह है तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं।
हमारे पास है सिंह जमा गर्जती। प्लस से पहले अ और विसर्ग, ह के अंदर जो कौन सा स्वर है बेटा, अ है, ठीक है। तो प्लस से पहले अ और विसर्ग, और प्लस के बाद क्या है, ग। हमने क्या नियम सीखा है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण। तो ग जो है वो क वर्ग का तीसरा वर्ण है, ठीक है बेटा। तो सिंह जमा गर्जती, प्लस से पहले अ और विसर्ग, प्लस के बाद वर्ग का तीसरा वर्ण। तो हमने क्या जाना है, संधि करते समय ये जो विसर्ग है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में। तो हमारा संधि होकर क्या बनेगा शब्द, सिंहो गर्जती। सभी बच्चों को समझ में आया अच्छे से। प्लस से पहले अ और विसर्ग, प्लस के बाद क वर्ग का तीसरा वर्ण। संधि जब हमने की तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, तो हमारा शब्द बना सिंहो गर्जती। अगला उदाहरण देखते हैं, वृक्षः जमा वर्धते। प्लस से पहले अ और विसर्ग, प्लस के बाद या रा ला वा, प्लस के बाद व। संधि करते समय क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। तो क्या शब्द बनेगा संधि होकर, वृक्षो वर्धते। विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा आ गई। बालः जमा नमति। प्लस से पहले विसर्ग, प्लस के बाद त वर्ग का पंचम वर्ण, त थ द ध न, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, यही हमने नियम में जाना है। तो प्लस के बाद क्या है, त वर्ग का पंचम वर्ण। तो संधि करते समय क्या है नियम, कि विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। तो क्या बनेगा शब्द, बालो नमति। एक और उदाहरण देखते हैं, सह जमा याति। प्लस से पहले अ और विसर्ग, प्लस के बाद या, संधि होकर सो याति। एषः जमा रमेशः। प्लस से पहले अ और विसर्ग, प्लस के बाद र, क्या शब्द बनेगा, एषो रमेशः। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया। नियम क्या है, यदि प्लस से पहले अ और विसर्ग है, ठीक है, और प्लस के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, या फिर या र ला व ह है, तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। अब हमने इतने सारे उदाहरण देखे, सिंह सिंहो, वृक्षः वृक्षो, बालः बालो, स सो, एषः एषो। हमने देखा कि हर स्थान पर विसर्ग हट गया और उसके स्थान पर ओ का स्वर जो है वो शब्द के साथ जुड़ गया। अब यदि हमें सिंहो गर्जती या वृक्षो वर्धते इस प्रकार से आता है करने के लिए, और हमसे कहा जाता है कि संधि विच्छेद कीजिए, तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान अब हमारे लिए हो गया। ओ को हटाकर, ओ का स्वर हटाकर क्या करेंगे, विसर्ग लगा देंगे। तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सिंह जमा गर्जती। संधि करना भी आसान और संधि विच्छेद करना भी आसान। बस ध्यान क्या रखना है, नियम का। नियम को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसका अभ्यास करना है। अब हमारा दूसरा नियम विसर्ग संधि का क्या है, कि विसर्ग के स्थान पर स, श और श हो जाएगा। अब कैसे होगा, चलिए देखते हैं।
विसर्ग के स्थान पर स, श, श। नियम है यदि प्लस से पहले विसर्ग, अब यहां पर कोई अ या आ या कोई स्वर नहीं देखना है हमें, केवल विसर्ग होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा बेटा कि अब हमें केवल विसर्ग देखना है। यदि प्लस से पहले विसर्ग है, अब वो विसर्ग ई स्वर के बाद है, आ स्वर के बाद है, उ स्वर के बाद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या देखना है? केवल विसर्ग। यदि प्लस से पहले विसर्ग है और प्लस के बाद स, त, थ है तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। हमारा नियम क्या है? विसर्ग के स्थान पर स कब होगा? उसका नियम है यदि प्लस से पहले विसर्ग और प्लस के बाद स, त, थ है तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखिएगा बेटा कि स में हलंत है, इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ, और जब स्वर नहीं जुड़ा हुआ होता तो हम उसे साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? आधा अक्षर, है ना, आधा अक्षर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि स में हलंत है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। अब जैसे है तपह जमा तेपे, प्लस से पहले विसर्ग, प्लस के बाद त, तो संधि करते समय क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। तो क्या शब्द बनेगा? तपस तेपे। ये विसर्ग के स्थान पर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हलंत लगा हुआ है, हलंत का मतलब इसमें स्वर नहीं है, आधा अक्षर है, तो आधा स जो है विसर्ग के स्थान पर आ गया। ध्यान दीजिएगा बेटा, तपह जमा तेपे, प्लस से पहले विसर्ग, प्लस के बाद त, तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर स हो गया, तो शब्द बना तपस तेपे। एक और उदाहरण देखते हैं। भक्तः जमा सेवते, प्लस से पहले विसर्ग, प्लस के बाद स, तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? स, तो शब्द क्या बनेगा? भक्त, विसर्ग के स्थान पर यह आधा सा आ गया, और सेवते, तो शब्द बना भक्त सेवते। अब यदि संधि विच्छेद करने के लिए आता है तो क्या करेंगे? बस इस आधे सा को हटाकर और विसर्ग लगा देंगे। अगर हमें थोड़ा सा भी नियम हमने याद है या हमने उसका अभ्यास किया है तो बेटा हम देखते ही उसको समझ जाएंगे और अपना जो कार्य है वो बड़ी सरलता से संपन्न कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब अगला नियम देखते हैं कि विसर्ग के स्थान पर श कैसे होगा। यदि प्लस से पहले विसर्ग है और प्लस के बाद श, च, छ है तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। ठीक है बच्चे, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। शिरः जमा छेदः, प्लस से पहले विसर्ग, प्लस के बाद छ। उन्होंने क्या बताया? यदि प्लस से पहले विसर्ग है, प्लस के बाद छ है, तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। वैसे ही आधा, तो शिर, विसर्ग के स्थान पर आधा श आया, और छेदः, तो शब्द बन गया शिरश्छेदः। ठीक है बेटा, एक और उदाहरण देखते हैं। रामः जमा च, प्लस से पहले विसर्ग, प्लस के बाद छ, और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा अब? श, तो शब्द क्या बनेगा? रामश्च। भक्तः
जमा शोभते, प्लस से पहले विसर्ग, प्लस के बाद श। तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर श आ गया तो शब्द बना भक्त शोभते। बस हमें ये जो प्लस के बाद जो कंडीशन है, जो परिस्थिति है, जो वर्ण है, उनका हमें ध्यान में रखना है कि यदि स, त और था है तो विसर्ग के स्थान पर स होगा। यदि श, च, छ है तो विसर्ग के स्थान पर श होगा। और फिर श कैसे होगा, चलिए ये भी देखते हैं। यदि प्लस से पहले विसर्ग है और प्लस के बाद श, ट और ठ है तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। धनु जमा टंकारः, प्लस से पहले विसर्ग, प्लस के बाद ट, तो विसर्ग के स्थान पर अब क्या होगा, श, आधा श आएगा तो शब्द क्या बनेगा, धनुष टंकारः। विसर्ग के स्थान पर ये आधा श आ गया। एक और उदाहरण देखते हैं। रूप्यकई जमा ठनठनायते, प्लस के बाद विसर्ग, प्लस से पहले विसर्ग, प्लस के बाद ठ, तो संधि होकर क्या हो जाएगा, रूप्यकई, विसर्ग के स्थान पर श और ठनठनायते। सभी बच्चों को ध्यान से देखना है और समझना है। विसर्ग के स्थान पर स, श, श। विसर्ग के स्थान पर स कब होगा, जब प्लस से पहले विसर्ग होगा और प्लस के बाद सा, ता, था। श कब होगा, जब प्लस से पहले विसर्ग और प्लस के बाद श, च, छ। और श कब होगा, यदि प्लस से पहले विसर्ग और प्लस के बाद श, ट और ठ। तो इस नियम को हमें याद करना है, समझना है, अभ्यास करना है और ध्यान रखना है, तो हम बहुत सरलता से विसर्ग संधि जो है वो कर सकते हैं। और विसर्ग संधि की एक विशेषता तो ये है ही कि जहां पर भी संधि विच्छेद दिया हुआ होगा, विसर्ग प्लस से पहले अवश्य ही होगा, प्लस से पहले विसर्ग होगा ही। चलिए अब देखते हैं ऐसे उदाहरण जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है। जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था बेटा कि अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंतर्गत जो परीक्षा में हमें प्रश्न करने के लिए दिए जाते हैं वो सभी वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक पर आधारित होते हैं, अर्थात जिन पाठों का अध्ययन हमने किया है उन्हीं पाठों में से वो वाक्य होते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार से हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। प्रश्न है, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित शब्द का शब्द या संधि विच्छेद शब्द चुनिए। हमारा पहला वाक्य है, अयम अन्येभ्य जमा दुर्बलः अस्ति। प्लस से पहले विसर्ग और प्लस के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, त, थ, द। ता वर्ग का तीसरा वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ। तो हमारा अब सही उत्तर क्या होगा इसमें, अन्येभ्य नहीं, अन्येभ्यो, हाँ, अन्येभ्या भी नहीं हो सकता क्योंकि विसर्ग के स्थान पर क्या है, ओ है। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, अन्येभ्यो दुर्बलः। अस्ति देयिलाख्यो ग्रामः। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हमने देखा, अरे भाई ओ लगा हुआ है और ओ किसके स्थान पर आता है, विसर्ग के स्थान पर। तो हमने तीनों विकल्प देखे और हमें देऊलाख्यः जमा ग्रामः, ओ किसके स्थान पर आता है, विसर्ग के स्थान पर आता है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, देऊलाख्यः ग्रामः। मनुष्याणाम शरीरस्थः जमा महान। फिर से विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, ओ। तो अब यहाँ पर
हमारा सही उत्तर क्या होगा अब? शरीरस्थो महान। उद्यम समो बंधु, ओ किसके स्थान पर आ रहा है? विसर्ग के स्थान पर। तो हमारा उत्तर क्या होगा अब इसमें? उद्यम समः बंधु। नियम को ध्यान से समझना है और उसका अभ्यास करना है। बेटा ऐसे आपको अनेक उदाहरण जो हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ पाठों के उदाहरण आपकी सुविधा के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिए हैं। हमारे पाठों में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपको मिल जाएंगे। अब अगला उदाहरण देखते हैं। योजकः जमा तत्र, प्लस से पहले विसर्ग, प्लस के बाद त, तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? स, आधा स। तो योजको तत्र नहीं, योजक तत्र ये भी नहीं। अब क्या होगा? योजकस तत्र। अब आप कहेंगे कि भाई योजको तत्र क्यों नहीं? तो अब हमने तो नियम अच्छे से सीखा हुआ है। ओ कब होगा विसर्ग के स्थान पर? जब प्लस के बाद तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण होगा, है ना। अब यहाँ पर कौन सा वर्ण है? पहला है, प्रथम वर्ण है। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये वाली गलती कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, योजको तत्र कह रहे भाई प्लस से पहले अ और विसर्ग देखा और विसर्ग के स्थान पर हमने ओ कर दिया और उत्तर लिख देते हैं बेटा योजको तत्र, जबकि वो बिल्कुल गलत है। ये विसर्ग के स्थान पर ओ कब होता है? जब प्लस के बाद तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है किसी वर्ग का, या फिर य र ल व है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ होगा। अभी क्या है? त है, तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। तो योजकस तत्र। हयः जम च, प्लस से पहले विसर्ग, प्लस के बाद च है, तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? श, श शलजम वाला श। तो यहाँ पर क्या शब्द है? हयाश्च। तो हमारा जो पहला था ये उत्तर हो गया इसका योजकस तत्र, और हमारा इसका उत्तर क्या हुआ? हयाश्च। विसर्ग के स्थान पर आधा श आ गया, तो उत्तर हुआ हयाश्च। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और शब्द है नागाश्च। तो यहाँ पर इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब नागः जम च, श हट जाएगा और श के स्थान पर क्या आ जाएगा? विसर्ग। गावश्च गोभी तुर्गास तुरंगई, तो तुर्गास तुरंगई, तुर्गः जमा तुरंगई या तुर्गः जमा तुरंगई? क्या आना चाहिए बेटा आंसर? सा के स्थान पर विसर्ग होगा तुर्गा, और तुर्गा शब्द हम यहाँ देख रहे हैं और उसके बाद विसर्ग, तो हमारा उत्तर क्या हुआ? तुर्गः तुरंगई। यहाँ पर फिर से गावश्च है। यदि मान लीजिए हमें गावश्च शब्द रेखांकित और कहा जा रहा है संधि विच्छेद कीजिए, तो हम कैसे करेंगे? श को हटा देंगे, व के बाद श में विसर्ग लग जाएगा, तो हमारा उत्तर क्या होगा? गावः जमा च। अब है कह जमा चित, प्लस से पहले विसर्ग, प्लस के बाद च, तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा श, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? कश्चित। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति इतः जमा ततः, प्लस से पहले विसर्ग, प्लस के बाद त, तो क्या बनेगा? इत्ततः नहीं, विसर्ग के स्थान पर स है, तो सही उत्तर क्या हुआ? इतस्ततः। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से जो है बच्चे हम संधि करेंगे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
करना क्या है, नियमों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, अभ्यास करना है, अपनी पाठ्य पुस्तक में इनसे संबंधित और शब्दों को देखना है कि जैसा हमने वीडियो में देखे हैं शब्द, क्या बिल्कुल इससे मिलते जुलते बिल्कुल ऐसे ही शब्द और भी उदाहरण हैं हमारे पाठ में? बिल्कुल हैं बेटा, बहुत सारे उदाहरण हमें अपनी पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे। जो पाठ हमने पढ़े हैं विसर्ग संधि के भी और व्यंजन संधि के भी। तो अभ्यास हम किस प्रकार से कर सकते हैं? हम वीडियो को ध्यान से देखेंगे और फिर नियमों के अनुसार उन शब्दों को, पाठों को, एक एक लाइन को ध्यान से देखेंगे और शब्दों का चयन करेंगे कि कौन सा शब्द जो है वो विसर्ग संधि का है, कौन सा शब्द जो है वो व्यंजन संधि का है। और इस प्रकार से जो है हमें बहुत अच्छे से अभ्यास हो जाएगा और परीक्षा में फिर किसी भी पाठ में से कोई भी शब्द हमें यदि करने के लिए आता है बेटा, तो हम बहुत आसानी से उसे कर लेंगे। बस करना क्या है? अभ्यास। अभ्यास बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, ध्यान से नियमों को समझिए और अभ्यास कीजिए और आप देखेंगे कि संधि में जो 4 नंबर हैं वो बड़ी सरलता से हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये था हमारी आज की क्लास जिसमें हमने सीखी विसर्ग संधि। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अच्छी लगी है वीडियो और आपको लगता है कि इसे दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए तो अवश्य शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। बेटा अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंतर्गत अब एक और विषय के साथ हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे ध्यान से वीडियो देखिए। हरे कृष्णा।